दोस्तों, पहली बार यमन की क्रूज मिसाइलों ने इजराइल को नुकसान पहुंचाया है। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक पहली बार यमन की तरफ से जो क्रूज मिसाइलें छोड़ी गई थी वो इजराइल के अंदर जाकर गिरी हैं। 2000 किलोमीटर दूर है हूतीज इजराइल से, लेकिन इसके बाद भी लगातार वो मिसाइल अटैक इजराइल के ऊपर कर रहे थे। कभी इजराइल का आयरन डोम उनको खत्म कर देता था, तो कभी बीच में सऊदी अरब, जॉर्डन जैसे देश आ जाते थे। लेकिन कल यमन की तरफ से कई सारी क्रूज मिसाइलें छोड़ी गई हैं जो इजराइल की एलियट में जाकर गिरी हैं। एलियट बंदरगाह पर भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कुछ और इलाकों में भी जाकर यमन की क्रूज मिसाइलें गिरी हैं। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद अब इजराइल ने भी एक्सेप्ट कर ली है। यानी अब कह सकते हैं कि यमन की मिसाइलें अब इजराइल को नुकसान पहुंचा सकती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल की बात भी आपको बता चुका हूं। अगर हाइपरसोनिक मिसाइल यमन के पास है तो वो मिसाइल क्रूज मिसाइल से कहीं ज्यादा ताकतवर है। लेकिन यह बड़ी खबर है कि पहली बार यमन की क्रूज मिसाइलें सारे एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम करते हुए इजराइल के अंदर जाकर गिरी हैं। इजराइल ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया, साथ ही साथ याह्या सारी ने भी इस बात को, जो हूतीज के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने भी इस बारे में जानकारी दी है। साथ ही साथ याह्या सारी ने बताया कि कल हमने लाल सागर में अमेरिका के एक जहाज माडो को भी निशाना बनाया है। तो हूतीज लगातार अपना काम लाल सागर के अंदर किए जा रहे हैं। फिलिस्तीन के सपोर्ट में इस वक्त सबसे ज्यादा कोई कुछ कर रहा है तो वो हूतीज ही हैं। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि यमन से क्रूज मिसाइलें इजराइल के अंदर जाकर गिरी हैं। ताकत का अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। हूतीज के पास कोई कम ताकत नहीं है। अल-शिफा हॉस्पिटल की बात कर लेते हैं। इजराइल की सेना ने अल-शिफा हॉस्पिटल में भयानक हमले किए और उसके बाद तकरीबन 300 लोगों को वहां से गिरफ्तार कर लिया। गाजा के सरकारी मीडिया कार्यालय की तरफ से बताया गया कि इजराइल की सेना ने तकरीबन 50 लोगों को यहां पर मार दिया। तकरीबन 150 से 200 लोगों को इजरायली सेना गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। ये आम लोग थे। गाजा की सरकारी मीडिया का कहना है कि ये आम लोग थे जो शरण लिए हुए थे अल-शिफा हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन इजरायली सेना ने उनको मार गिराया और बहुत सारे लोगों को बंधक बनाकर ले गई। अब इस बारे में जानकारी इजराइल की तरफ से भी दी गई है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने यानी आईडीएफ ने बताया कि हमने हमास के 50 बंदूकधारियों को अल-शिफा हॉस्पिटल में मार गिराया। आम लोगों को मारा है और दिखाया यह जा रहा है कि 50 हमास के बंदूकधारियों को अल-शिफा हॉस्पिटल के अंदर मार दिया। तकरीबन 300 हमास के आतंकियों को इजराइल डिफेंस फोर्सेस गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। इतनी औकात अभी नहीं हुई है इजराइल डिफेंस फोर्सेस की कि वो 300 हमास के लोगों को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाए। ये तो सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, अपने इस जुर्म को छिपाने के लिए हमास और आतंकवाद का सहारा इजराइल की सेना ले रही है। 300 आम लोगों को उठाकर ले गई है। कहा है कि हमें शक है कि ये हमास के आतंकी हैं। दोस्तों, ये दुनिया मूर्ख नहीं बल्कि महामूर्ख है। इजराइल की सेना गाजा के आम लोगों को मारने के बाद उसको आतंक का नाम दे देती है और दुनिया खामोशी के साथ बैठ जाती है। दुनिया को लगता है कि इजरायली सेना है, देश की सेना है, वो आतंकों को मिटा रही है। इसलिए कोई भी देश इजराइल के इस कत्लेआम पर अपना मुंह नहीं खोल रहा है। इजराइल की सेना के लिए हमास के लोगों को पकड़ना इतना आसान नहीं है। अल-शिफा हॉस्पिटल में इजरायली सेना जब हमले कर रही थी तो हमास के लोग भी वहां पर पहुंच गए। हमास ने भी अल यासीन 105 टेंडम हीट रॉकेट के साथ 7 आईयूएफ सैन्य वाहनों को निशाना बनाया। 7 वाहन इजरायली सेना के नष्ट कर दिए, जिन वाहनों को इजरायली सेना अल-शिफा हॉस्पिटल पर हमले करने के लिए ले गई थी। तो 300 हमास के लोगों को इजरायली सेना गिरफ्तार कर लेगी? ऐसा हो सकता है? जिन 300 लोगों को इजरायली सेना गिरफ्तार करके ले गई है वो हॉस्पिटल का स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, साथ ही साथ जो शरण लिए हुए वहां पर लोग थे जिनके घर इजरायली हमलों में तबाह हो गए, उन लोगों को गिरफ्तार किया है। उधर बड़ी खबर कनाडा से आ रही है। कनाडा ने इजराइल को हथियार देने पर अब रोक लगा दी है। बाकायदा इस बात की घोषणा कर दी गई है कि अब कनाडा इजराइल को हथियार नहीं देगा। कनाडा को भी अब ऐसा लगने लगा है कि वो इजराइल को जो हथियार दे रहा है उस हथियारों का इस्तेमाल कनाडा गाजा में नरसंहार के लिए कर रहा है। इसलिए अब रोक लगा दी गई है। उधर लेबनान के बॉर्डर पर चले तो पहली बार इजराइल ने इस बात को कबूल कर लिया है कि हिजबुल्लाह ने हमारे इस बॉर्डर पर जो रॉकेट दागे हैं, लगातार हिजबुल्लाह जो रॉकेट दाग रहा है उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे जो सैन्य ठिकाने थे, गुप्त अड्डे थे, बहुत बड़ा नुकसान उन सैन्य ठिकानों को इस बॉर्डर पर उठाना पड़ा है।
वैसे इसराइल अपने नुकसान को इतनी आसानी से बताता नहीं है, लेकिन मीडिया जो है ना इसराइल की, वो वहां पर जाकर हकीकत दिखा रही है। इसराइल की सेना से कह रही है कि आप लड़े हिजबुल्लाह के साथ, हिजबुल्लाह कितना नुकसान आपको पहुंचा रहा है, लेकिन आप लड़ ही नहीं रहे। इसीलिए अब इसराइल की सेना की तरफ से भी इस बात को कबूल कर लिया गया है कि हां, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हिजबुल्लाह की वजह से। उधर रूस की बात करें तो रूस और यूक्रेन की जंग अभी भी लगातार चल रही है। बड़ी खबर यह आ रही है कि फ्रांस तकरीबन 2000 सैनिकों को यूक्रेन के अंदर उतारने वाला है। फ्रांस अपने 2000 सैनिक यूक्रेन के अंदर भेज रहा है। यह खबर बहुत ज्यादा चर्चा में है। खुद रूस की इंटेलिजेंस ऑफिसर ने इस बात की जानकारी दी है। जब यह खबर सामने आई है तो उसके बाद इटली की जो प्रधानमंत्री हैं वो फ्रांस के ऊपर भड़क गई हैं। कहा है कि क्या तुम पागल हो गए हो जो अपने 2000 सैनिकों को रूस के अंदर भेज रहे हो? अगर आप ऐसा करोगे तो पूरे इलाके में, पूरे यूरोप के लिए रूस खतरा बन जाएगा। यह बेवकूफ़ी ना करें, यूक्रेन में अपने 2000 सैनिक ना भेजें, वरना हम सभी लोग खतरे में आ जाएंगे। वाकई में रूस धमकी दे चुका है कि अगर कोई भी नाटो का देश या नाटो मिलकर यूक्रेन की मदद करता है और हमारे ऊपर हमले करता है तो फिर हमारे निशाने पर सिर्फ यूक्रेन नहीं रहेगा, बल्कि आप सभी लोग आ जाओगे। उधर पाकिस्तानी सेना और तालिबान की सेना के बीच भी मामला काफी गरमाया हुआ है। एक तालिबान के सोल्जर ने ये फोटो शेयर करते हुए लिखा कि हमारी BM-21 मिसाइलें ज़ायोनी शासन के ठिकानों को नष्ट करने के लिए तैयार हैं। तालिबान का यह सोल्जर पाकिस्तान को भी ज़ायोनी शासन बुला रहा है। जैसे इजराइल को ज़ायोनी शासन कहा जाता है ना, तो तालिबान की नज़र में पाकिस्तान भी ज़ायोनी है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि अमेरिका के समर्थन के बिना इजराइल का फ्यूचर खतरे में है और उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। अगर अमेरिका इजराइल का साथ छोड़ देता है तो इजराइल कहीं का नहीं रहेगा। और वाकई में इस बात में 101% सच्चाई है। और भी जो देश इजराइल की मदद कर रहे हैं वो अमेरिका के कहने पर ही कर रहे हैं। और अमेरिका इजराइल का साथ इतनी आसानी से छोड़ने वाला है नहीं, क्योंकि बाइडेन प्रशासन में जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो ज़्यादातर यहूदी हैं। अमेरिका के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनी चल रही हैं उनके जो CEO हैं, मालिक हैं, वो भी यहूदी हैं। तो अमेरिका इजराइल का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इजराइल के इस कट्टरपंथी नेता बेन गबिर ने इस बात की घोषणा कर दी है कि रमज़ान के आखिरी दिनों में टेंपल माउंट की यहूदियों को यात्रा करने की इजाज़त दी जाएगी। रमज़ान के महीने में यहूदी टेंपल माउंट नहीं जाते हैं, इक्का दुक्का लोग ही जाते हैं। लेकिन इसने कहा है कि रमज़ान के आखिरी दिनों में बहुत सारे यहूदियों को एक साथ टेंपल माउंट में जाने की इजाज़त दी जाएगी, जहाँ पर जाकर ये लोग अपनी पूजा करते हैं। तो ये लोग पूरी तरह से माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं मस्जिद अक्सा में। दोस्तों, इजरायली सेना ने गाज़ा के अंदर एक और मेजर रायदल बन्ना को मार दिया। ये भी पुलिस जांच के निदेशक थे। गाज़ा के अंदर जो भी सहायता के ट्रक आते थे उनकी जांच करने की जिम्मेदारी इन्हीं की थी। इन्हीं की जांच करने के बाद गाज़ा के अंदर उन ट्रकों को भेजा जाता था। लेकिन इजरायली सेना ने एक हमला किया जिसमें इनका पूरा परिवार और ये भी ख़त्म हो गए। इनकी फैमिली में इनकी बीवी और बच्चे थे, सबकी मौत हो गई। इजराइल हर उस लिंक को ख़त्म कर देना चाहता है जिसके ज़रिए गाज़ा के लोगों तक कोई खाना पानी पहुंचता है। इजराइल चाहता है कि गाज़ा के लोगों को कुछ भी ना मिले और ये लोग भूख प्यास से तड़प तड़प कर ऐसे ही मर जाएं। फिलहाल रमज़ान के महीने में जब भी रोज़ा इफ्तार करने बैठे तो हाथ उठाकर 2 मिनट के लिए ऐसे भूखे बच्चों के लिए कम से कम दुआ ज़रूर कर लिया करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।